हाँ, कक्षा 8 के छात्रों, आपके लिए वीडियो जा रहा है अध्याय 3 का, हमारे अतीत अध्याय 3 का। इससे पीछे आप जो वीडियो देखे हैं इसी पाठ का है। अभी आगे देखें भारत में ब्रिटेन की बढ़ती दिलचस्पी। इस पैरे के अंतर्गत आप देखें किस तरह से ब्रिटेन की दिलचस्पी हमारे देश में बढ़ रही थी, उसको आप देखें। यूरोप में नील की बढ़ती मांग को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में नील की खेती बढ़ाने के रास्ते ढूंढने लगी। जिस तरह से नील की मांग बढ़ रही थी उसको देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी ने यह मन बनाया कि यहाँ पर नील की खेती कराई जाए। आगे देखें क्या होता है। 18वीं सदी के आखिरी दशकों से ही बंगाल में नील की खेती तेजी से फैलने लगी थी। बंगाल में पैदा होने वाला नील दुनिया के बाजारों पर छा गया था। 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा केवल लगभग 30% था। 1810 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा 95% हो चुका था। आप समझ लीजिए कि कितना तेजी से इसकी मांग बढ़ रही थी, कितनी तेजी से इसकी मांग बढ़ रही थी। आगे देखें। अब जैसे जैसे नील का व्यापार फैला, कंपनी के अफसर और व्यावसायिक एजेंट नील के उत्पादन में पैसा लगाने लगे थे। समय बीतने के साथ कंपनी के बहुत सारे कारोबार पर ध्यान देने लगे थे, देने के लिए अपनी नौकरियां छोड़ दी। भारी मुनाफे की उम्मीद में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बहुत सारे लोग भारत आए और उन्होंने नील के बागान लगा दिए। जिनके पास नील की पैदावार के लिए पैसा नहीं था, उन्हें कंपनी और नए नए बैंक कर्जा देने के लिए तैयार रहते थे। अब आगे देखें नील की खेती कैसे होती थी, उसके विषय में देख रहे हैं। नील की खेती के दो मुख्य तरीके थे, निज और रैयती। निज खेती की व्यवस्था में बागान मालिक खुद अपनी जमीन में नील का उत्पादन करते थे। या तो वह जमीन खरीद लेते थे या दूसरे जमींदारों से जमीन भाड़े पर ले लेते थे और मजदूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करवाते थे। उसके बाद देखें निज खेती की समस्या, लेकिन इसमें समस्या क्या थी उसके विषय में आप देख लें। जो समस्या सामने आ रही थी, बागान मालिकों को निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में मुश्किलें आ रही थी। नील की खेती केवल उपजाऊ जमीन पर की जा सकती थी। ऐसी जमीनों पर आबादी पहले ही बहुत ज्यादा थी। अब यहाँ वहाँ छोटे मोटे खेत ही उनके हाथ लग पाते थे। नील की खेती करने के लिए उन्हें बड़े बड़े भूखंडों की जरूरत थी। इस तरह की जमीनें उन्हें कहाँ से मिल सकती थी। उन्होंने नील की फैक्ट्री के इर्द गिर्द पट्टे पर जमीन लेने के प्रयास किए और वहां के किसानों को हटवा दिया। बताइए, वहां के किसानों को हटवा दिया जाता है। उसके बाद इससे टकराव और तनाव पैदा हो जाता है। मजदूरों का इंतजाम करना भी आसान नहीं था। बड़े बागान के लिए बहुत सारे मजदूरों की आवश्यकता होती थी। मजदूरों की जरूरत भी सबसे ज्यादा उसी समय होती थी जब किसान धान की खेती में व्यस्त रहते थे। बड़े पैमाने पर निज खेती के लिए बहुत सारे हर बैलों की आवश्यकता पड़ती थी। एक बीघा नील की खेती के लिए 2 हल चाहिए होते थे। इसका मतलब यह था कि अगर किसी बागान मालिक के पास 1000 बीघा जमीन है तो उसे 2000 बैलों की जरूरत पड़ती
हलों को खरीदना, उनका रख रखाव एक बड़ी समस्या थी। किसानों से भी हल नहीं मिल सकते थे। क्यों? उन्हें अपने लिए ही इन चीज़ों की ज़रूरत होती थी। जिस समय नील उत्पादकों को ज़रूरत होती थी, उसी समय किसानों को भी हल बैल की आवश्यकता पड़ती थी, वह भी चावल की खेती के लिए। 19वीं सदी के आखिर तक बागान मालिक निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में हिचकिचाते थे। इस व्यवस्था के तहत नील की पैदावार वाली 25% से भी कम जमीन आती थी। बाकी जमीन रैयती व्यवस्था के अंतर्गत थी। तो इस तरह से बीघा का मतलब आप समझ लें, बीघा शब्द आया है जमीन की एक माप है बीघा। ब्रिटिश शासन से पहले बीघे का आकार अलग अलग होता था। बंगाल में अंग्रेजों ने इसका क्षेत्रफल करीब 1/3 एकड़ तय कर दिया था। 1/3 एकड़ तय कर दिया था। तो अब देखें, 19वीं सदी के आखिर तक बागान मालिक निज खेती का क्षेत्र फैलाने में हिचकिचाते थे। इस व्यवस्था के तहत नील की पैदावार वाली 25% से भी कम जमीन आती थी। बाकी जमीन रैयती व्यवस्था के अंतर्गत थी। अब आगे देखें, रैयतों की जमीन पर नील की खेती। रैयतों की जमीन पर नील की खेती। तो रैयत लोग जो है नील की खेती अपनी जमीन पर कैसे करते थे, उसको आप देखें। रैयती व्यवस्था के तहत बागान मालिक रैयतों के साथ एक अनुबंध सट्टा करते थे। कई बार वे गांव के मुखियाओं को भी रैयतों की तरफ से समझौता करने के लिए बाध्य कर देते थे। जो अनुबंध पर दस्तखत कर देते थे, उन्हें नील उगाने के लिए कम ब्याज दर पर बागान मालिकों से नगद कर्जा मिल जाता था। कर्जा लेने वाले रैयतों को अपनी कम से कम 25% जमीन पर नील की खेती करनी होती थी। बागान मालिक बीज और उपकरण मुहैया कराते थे, जबकि मिट्टी को तैयार करने, बीज बोने और फसल की देखभाल करने का जिम्मा काश्तकारों के ऊपर रहता था। जब कटाई के बाद फसल बागान मालिक को सौंप दी जाती थी, तो रैयतों को नया कर्जा मिल जाता था और वही चक्र दोबारा फिर अपनाया जाता था। 19वीं सदी की चित्र 8 को देख रहे हैं। 19वीं सदी की शुरुआत में बंगाल के मजदूर नील की खेती करते हुए भारत में नील के पौधों की कटाई अधिकांश पुरुष ही करते थे। खेतों से फैक्ट्री में लाए जा रहे नील के पौधों को आप देख लीजिए अपनी किताब में उसको चित्र को देख लें। उसके बाद अब आप देखें नील का उत्पादन कैसे होता था, थोड़ा सा उसको देख लें। नील के खेतों के पास स्थित नील का एक कारखाना विलियम सिप्सन का चित्र 1863 का है। ये देखें यहाँ पर कैसे नील जो है प्राप्त किया जाता था, कैसे बनाया जाता था, कैसे तैयार किया जाता था। नील गांव आमतौर पर बागान मालिकों को फैक्ट्रियों के आसपास ही होते थे। कटाई के बाद नील के पौधों को कारखाने में स्थित वेट हौद में पहुंचा दिया जाता था। रंग बनाने के लिए 3 या 4 कुंड की आवश्यकता पड़ती थी। प्रत्येक हौद का अलग काम होता था। नील के पौधों से पत्तियों को तोड़कर पहले कुंड में गर्म पानी में कई घंटों तक डुबाया जाता था। इस हौद को किण्वन या स्टीपर कुंड कहा जाता था। जब पौधे किण्वित हो जाते थे तो द्रव्य में बुलबुले उठने लगते थे। अब सड़ी हुई पत्ती को निकाल दिया जाता था और द्रव्य को एक और हौद में छान दिया जाता था। दूसरा हौद पहले हौद के ठीक नीचे होता था। दूसरे हौद बीटर वार्ड जिसको बोलते थे में इस घोल को लगातार हिलाया जाता था और पैडलों से खंगाल दिया जाता था। जब वह द्रव्य हरा और उसके बाद नीला हो जाता था तो हौद में पीने का पानी डाल दिया जाता था। धीरे धीरे नील की पपड़ियों नीचे जम जाती थी और ऊपर साफ द्रव्य निकल आता था। द्रव्य को छान कर अलग कर दिया जाता था और नीचे जमी नील की
गाद यानी नील की लुगदी को दूसरे कुंड निथारण कुंड में डाल दिया जाता था। इसके बाद उसे निचोड़कर बिक्री के लिए सुखा दिया जाता था। चित्र 13 को देख लें। बिक्री के लिए नील तैयार है। यहाँ पर क्या आप उत्पादन की आखिरी अवस्था को देख सकते हैं? दबाकर सांचे में डाल दी गई नील की लुगदी को काटकर मजदूर उन पर मुहर लगा रहे हैं। पीछे वाले हिस्से में एक मजदूर इन टुकड़ों को सुखाने के लिए ले जा रहा है। इसको आप देखें। जो किसान पहले इन कर्जों से बहुत आकर्षित थे, उन्हें जल्दी ही समझ में आ गया कि वह व्यवस्था कितनी कठोर है। उन्हें नील की जो कीमत मिलती थी वह बहुत कम थी और कर्जों का सिलसिला कभी खत्म होने वाला नहीं था। समस्या और भी थी। बागान मालिक चाहते थे कि किसान अपने सबसे बढ़िया खेतों में नील की खेती करें, लेकिन नील के साथ परेशानी यह थी कि उसकी जड़ें बहुत गहरी होती थीं और वह मिट्टी की सारी ताकत खींच लेती थी। नील की कटाई के बाद वहाँ धान की खेती नहीं की जा सकती थी। इस तरह से आप देखें नील की खेती कैसे की जाती थी और नील कैसे प्राप्त किया जाता था, आपने इस पैरे में देख लिया। और आगे तो अभी इसमें बाकी है आपका, उसको हम अगर पढ़ाते हैं तो अगला वीडियो एक और बनेगा। चलिए अच्छा देख लेते हैं। तो इन सब समस्याओं को देखते हुए नील विद्रोह हुआ। नील विद्रोह होने के बाद क्या हुआ उसको आप देखें। मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, रैयतों ने बागान मालिकों को लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया। वे तलवार, भाले और तीर कमान लेकर नील की फैक्ट्रियों पर हमला करने लगे। औरतें अपने बर्तन लेकर लड़ाई में कूद पड़ी। बागान मालिकों के लिए काम करने वालों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। बागान मालिकों की तरफ से लगान वसूली के लिए आने वाले गुमास्ता एजेंटों की पिटाई की गई। रैयतों ने कसम खा ली कि न तो वे नील की खेती के लिए कर्जा लेंगे और न ही बागान मालिकों के लठियालों यानी लाठीधारों गुंडों से डरेंगे। नील के किसान चुप बैठने को तैयार नहीं थे। क्यों? उन्हें बगावत की ताकत कहां से मिली, इसमें कोई शक नहीं है कि नील की खेती अत्यंत दमनात्मक थी। लेकिन जो लोग दबे होते हैं वे हमेशा बगावत नहीं करते, ऐसा कभी कभी होता है। नील के किसान की बात हो रही है। 1859 में नील रैयतों को लगा कि बागान मालिकों के खिलाफ बगावत में उन्हें स्थानीय जमींदारों और मुखियाओं का भी समर्थन मिल सकता है। बहुत सारे गांवों में जिन मुखियाओं से नील के अनुबंध पर जबरन दस्तखत करवाए गए थे, उन्होंने ही नील किसानों को इकट्ठा किया और लठियालों के साथ अपने आमने सामने की लड़ाई लड़ी। कई स्थानों पर रैयतों को बगावत के लिए उकसाते हुए खुद जमींदार गांव-गांव घूमने लगे। जमींदार इस बात से परेशान थे कि बागान मालिकों की ताकत बढ़ती जा रही थी और बागान मालिक जबरन लंबे समय के लिए अब उनसे जमीन ले लेते थे। नील के किसानों को ये भी लग रहा था कि अंग्रेजी सरकार भी संघर्ष में इनका साथ देगी। 1857 की बगावत के बाद ब्रिटिश सरकार एक और व्यापक विद्रोह के खतरे से डरी हुई थी। जब नील की खेती वाले जिलों में एक और बगावत की खबर फैली तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 1859 की सर्दियों में इलाके का दौरा किया। रैयतों को लगा कि सरकार उनकी दुर्दशा से परेशान है। बरसात में मजिस्ट्रेट एस्ले ईडन ने एक नोटिस जारी किया जिसमें कहा गया था कि रैयतों को नील के अनुबंध मानने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है, अनुबंध नहीं किया जा सकता है और नहीं किया जाएगा। इस नोटिस के आधार पर लोगों में यह खबर फैल गई
कि रानी विक्टोरिया ने नील की खेती न करने का हुक्म दे दिया है। ईडन किसानों को शांत करने और विस्फोटक स्थितियों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे। उसकी कार्रवाई को किसानों ने अपने विद्रोह का समर्थन मान लिया। आगे कल अब दूसरे वीडियो में